हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? तो वीडियो पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन जो भी पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अपन क्या पढ़ रहे थे? मिससेलेनियस पढ़ रहे थे। और कुछ एक्वेशन अपन ने इसका कर भी लिया था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं मिससेलेनियस की और कि आपको जो भी कहानियाँ दी गई हैं वो क्या दी गई हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिससेलेनियस का जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। यानी कि अब वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिया गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बेटे अपन पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो दो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, या तो इंटरवल देकर पूछे कि फंक्शन है यानी कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, या फिर आपको केवल फंक्शन दे और पूछे कि वह इंटरवल ज्ञात कीजिए जिस पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फिलहाल अपन देख पा रहे हैं बेटा एक फंक्शन दिया है, फंक्शन में पूछा है कि आपको क्या चाहिए? इंटरवल चाहिए कि कौन सा इंटरवल होगा जिस पर आपका फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग, और आपका फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो बेटा देखते हैं जो भी फंक्शन है, तो मैंने कहा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो पहला काम आपको का होगा वो क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो बेटा आपको फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। यानी कि आपका जो पहला काम होगा एफ डैश एक्स होगा, इसका एक्स के सापेक्ष अपन को क्या करना है? अवकलन बेटा। लेकिन अवकलन करने से पहले अगर इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, इसको अपन छोटा कर पाए, तो ऐसा आपको करना है, क्योंकि आपको हमेशा ही स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एक्स का यानी कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका भी होगा यू अपन वी से आप मानकर करोगे। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन करने से आपका सवाल क्या होगा? कुछ लेंथी हो सकता है। इसलिए अपन अगर सवाल को थोड़ा शॉर्ट फ्रेम में देखें तो इसका कुछ सॉल्यूशन संभव है, पॉसिबल है, तो वो काम करते हैं बेटा। मुझे यहाँ से इन दो स्टेपों से 2x माइनस एक्स कोस एक्स से नजर आ रहा है कि दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। एक्स जब कॉमन लोगे तो इधर से भी माइनस का एक्स कॉमन लिया तो प्लस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा? cos x। और नीचे भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 प्लस cos x है, जब अलग अलग डिवाइड देंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो एक बार यानी कि इसको आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या कर लेना है बेटा? इसको देख लेना है कि अपन को यानी कि सिंप्लीफिकेशन छोटा सरल रूप ले आए इसका। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x, यहां भी नेगेटिव का x है, यहां भी नेगेटिव का x है, तो अपन ने नेगेटिव x कॉमन लिया तो पॉजिटिव 2 होगा, और पॉजिटिव ही क्या होगा? cos x। और डिवाइड बाई में क्या कहानी आ जाएगी बेटा अपने पास? 2 प्लस क्या हो गया? cos x। अब देख पा रहे हैं बेटे 2 प्लस cos x का एक बार 4 sin x में भाग देंगे, और 2 प्लस cos x का एक बार x 2 cos x में भाग देंगे, तो क्या नजारे आएंगे अपने पास एफ ऑफ एक्स के? तो इसका इसमें भाग दोगे तो 4 sin x डिवाइड बाई 2 प्लस क्या हो गया? cos x माइनस, जब 2 प्लस cos x का x 2 प्लस cos x में देंगे तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? कैंसिल, और केवल क्या रह जाएगा? माइनस का x। तो बेटे वो जैसे ही अपन ने सॉल्यूशन देखा तो अपन को जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है अपना बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, जिसका इजीली अपन क्या कर सकते हैं? अवकलन। तो करते हैं अवकलन। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एफ ऑफ एक्स का अपन ने देखा क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स। तो ये फंक्शन तो अपन को जो डिफरेंशिएशन करना है किससे करना है? u अपॉन v से। तो u अपॉन v जब अपन लगाएंगे तो 2 प्लस cos x का क्या हो गया? होल स्क्वायर 2 प्लस cos x ऐसे के ऐसे। अब 4 sin x का अपन को करना है, तो 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, sin x का करेंगे तो क्या हो गया? cos x। u अपॉन v में किसका साइन? v स्क्वायर, v ऐसे के ऐसे ही, u का उकलन माइनस u ऐसे के ऐसे ही, तो u क्या है आपके पास? 4 sin x। अब किसका करना है आपको? v का। तो देखना बेटा v में क्या है? 2 प्लस cos x, 2 कांस्टेंट वैल्यू का 0, cos x का क्या हो गया? माइनस का sin x, माइनस माइनस सीधा मैंने लिख दिया प्लस का क्या? cos x। अब यहां तक की कहानी तो हो गई, u अपॉन v तो आप देख पाए, लेकिन माइनस x का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो करो बेटा कैलकुलेट। एफ डैश एक्स इक्वल टू जो आपका आएगा, मल्टीप्लाई करता हूं 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस का 4 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना बेटे? 1। अब देखो बेटा 4 cos स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर x, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं एक साथ, यानी कि दो काम कर देता हूं।
कि फॉर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, फॉर साइन स्क्वायर यहाँ भी है, तो बेटे अपन देख पा रहे हैं दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अपना फॉर कॉमन आ रहा है। फॉर जैसे ही अपन ने कॉमन लिया तो क्या मिला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटीज में कितना पड़ा है 1। तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 जैसे ही कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं 1, और डिवाइड बाई में कितना 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और कितना -1। यानी कि बेटे आप देख पा रहे हैं एफ डैश एक्स जो आपका पास है 8 cos x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और -1। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो एफ डैश एक्स आया बेटा वो आया 8 cos x प्लस 4 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। और एक बार चेक कर लेते हैं, तो 8 cos x प्लस 4 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 8 cos x प्लस 4 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसके नीचे क्या मान ले 1। तो एफ डैश एक्स जो चमकेगा आपका एलसीएम आ गया बेटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहां देखो क्या आ जाएगा 8 cos x प्लस 4 यूं का यूं -1 का भाग इसमें देंगे तो 2 प्लस cos x के होल स्क्वायर, और ये यानी कि 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस cos x का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो देखना बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 cos x प्लस 4 a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बट बाहर किसका साइन है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का, नहीं सारी वैल्यू आपकी कैसी हो जानी है नेगेटिव हो जानी है। तो देखो बेटा माइनस का कितना 4 माइनस का कितना cos स्क्वायर एक्स, और यानी कि 2ab 4 cos x, लेकिन भार के कारण माइनस का 4 cos x, और डिवाइड बाई में क्या कहानी बनी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल है तो करो, -4 से +4 कैंसिल, एफ डैश एक्स 8 cos x है और माइनस का 4 cos x है, क्या बचेगा 4 cos x और माइनस का cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो एफ डैश एक्स आया बच्चों वो आ गया 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। और भी यदि आगे हल होता है तो करो इसको, तो क्या मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहां भी cos x है यहां भी cos x है, क्या कॉमन ले लिया cos x, तो यहां तो क्या बचेगा 4 माइनस यहां क्या बचेगा cos x, और डिवाइड बाई में क्या देख पा रहे हो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अपन को यदि कल को इंटरवल चाहिए तो एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा 0। तो नाउ एफ डैश एक्स बराबर क्या 0, तो क्या है देखो cos x 4 माइनस cos x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा देख पा रहे हैं कि 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज ही आपको कैसी वैल्यू देना है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ तो अपन वो इंटरवल डिफाइन ही नहीं कर सकते जिस पर ये कह पाए कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन। तो अपन को जो चेक करना है वो इसके लिए, तो क्या cos x 4 माइनस cos x इक्वल टू क्या 0, तो एक बार cos x के बराबर 0, एक बार 4 माइनस cos x के बराबर 0, तो cos x बराबर 0, तो cos x बराबर cos 0 कहां कहां होता है, एक तो cos π/2 पर होता है और एक cos कहां पर होता है 3π/2 पर भी 0 ही होता है। तो एक बार तो x इक्वल टू कितना निकाल लिया अपन ने π/2, नहीं एक तो x का मान कितना हो गया अपने पास π/2, और क्या लिख सकते हो cos x इक्वल टू cos 3π/2, यानी cos 3π/2 की वैल्यू भी बेटे कितना ही होता है 0 ही होता है, क्योंकि cos के लिए 0 की कंडीशन पड़ी है 2n + 1 π/2, क्या पढ़ा है 2n + 1 π/2। जैसे जैसे n का मान 0 रखोगे तो कितना मिलेगा π/2 मिलेगा, 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 3π/2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 5π/2, यानी इन सब वैल्यू पर cos आपको कैसी वैल्यू देता रहेगा 0। तो x इक्वल टू कितना भी आ गया आपका 3π/2, यानी कि x के यहां से 2 मान। अब अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूं कि 4 माइनस
cos x इक्वल टू 0, तो माइनस का cos x इधर को गया तो प्लस का cos। अब बेटा जो cos x बराबर 4 आया है इसको देखना कि cos अपन ने पढ़ा है कि cos की मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 जाएगी या कितनी -1, यानी कि cos x का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन ने ग्राफ में भी देखा है, cos x की रेंज भी देखी है कि कहां से कहां -1 से कितना होता है +1, यानी cos x का मान कभी भी क्या डिफाइन नहीं हो सकता 4, यानी cos x नॉट इक्वल टू 4। तो अपन देख पा रहे हैं बेटे कि x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू 3π/2, यानी कि आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंटों पर अपन को देखना है कि कहां आपका फंक्शन यानी कि निरंतर वर्धमान होगा और कहां आपका फंक्शन निरंतर हास्यमान होगा। तो बेटे जो क्वेश्चन दे रखा था अपन को वो दे रखा था अंतराल ज्ञात कीजिए जहां for sin x - 2x - cos x निरंतर क्या है, वर्धमान और निरंतर हास्यमान। तो देखियो बेटे अपन ने जो पॉइंट निकाला है कि ये कितना हो गया अपना π/2, ये कितना हो गया अपना 3π/2। तो यहां अपन 0 से कहां तक की बात कर लें, 2π तक की बात कर लें। कहां तक की बात कर लें, 0 to 2π तक की बात कर लें। तो यानी कि एक तो इंटरवल ये बना आपका 3π/2 से 2π, एक इंटरवल ये बना π/2 से 3π/2, और एक इंटरवल कितना बना 0 to π/2। तो अब अपन को देखना है कहां तो ये f' का मान पॉजिटिव आता है और कहां f' का मान क्या आता है, नेगेटिव। वैसे सवाल में बेटा इसमें जो अपन देख रहे हैं एक इंटरवल डिफाइन होना चाहिए कि इंटरवल 0 to 2π है या कहां तक है, -∞ से इनफाइनाइट की कहानी अपन देखें तो वहां तो ये स्थितियां बदलती रहेंगी। तो देखो बेटे तो अब अपने पास देखना है कि f' आया क्या है। तो f' क्या था अपने पास, तो f' था बेटा cos x for - cos x और 2 + cos x का होल स्क्वायर, cos x for - cos x डिवाइड बाई 2 + cos x का क्या आ गया अपने पास, होल स्क्वायर। अब 3π/2 से अगर आप वैल्यू देखते हो 2π यानी कि 0 to π/2, आपको कंडीशन दे रखा है 0 to π/2। अब 0 to π/2 की कहानी अपन देखते हैं कि 0 to π/2 अगर इस फंक्शन में अपन मान रखते हैं तो f' नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, वो चीज अपन को देखनी है। तो देखो बेटा 0 to π/2 में यानी कि आप π/6 पुट कर ले, π/4 पुट कर ले, π/3 पुट कर ले, तो आप यहां देख पा रहे हो कि 2 + cos x का होल स्क्वायर, इसमें तो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको होल स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज ही आपको कैसी वैल्यू देता रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा। तो इसके लिए तो अपन कुछ काम करेंगे नहीं। तो देखो बेटे वाकई कि अगर मैं यहां वैल्यू रखता हूं किसके 0 to π/2 की वैल्यू यहां रखता हूं तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी आपकी, क्योंकि cos 0 to π/2 का मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। बट फॉर माइनस पॉजिटिव भी देगा तो कितनी देगा, 1 देगा। तो फॉर -1 करोगे मैक्सिमम तो 3 आएगा इन पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x ऑलरेडी कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में तो आपकी जो कहानी हो गई वो कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब अगर π/2 से 3π/2 जाते हैं, π/2 से कहां जाते हैं, 3π/2 जाते हैं, तो यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में। जैसे मान लीजिए कल को आपने cos का मान ही रख लिया या π/2 से 3π/2 में cos का मान क्या रख लिया आपने, पाई रख लिया। अब जब cos का मान आप पाई रखोगे तो cos पाई कितनी वैल्यू देता है, जो 0 देता है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो cos पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, वो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1। तो cos पाई भी आपको कितनी वैल्यू देगा, 1 ही देगा। लेकिन पाई का मीनिंग है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका संख्यात्मक मान चेंज होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, -1। यानी cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू 1, बट cos पाई कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए वो वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। तो यानी कि फॉर -, +1 तो 5 पॉजिटिव। लेकिन cos पाई और cos पाई कैसी वैल्यू दे रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये मान कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। अब 3π/2 से 2π में यदि आप जाते हैं तो 3π/2 से 2π आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x भी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव।
और ये cos x भी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, लेकिन माइनस का साइन है और पॉजिटिव वैल्यू जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देगा वो आपको कितनी देगा, 1। तो 4 - 1 करोगे तो ये पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x भी कैसा, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू ऑलरेडी फिर आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। तो बेटे अब अपन देख पा रहे हैं कि 0 to π/2 में प्लस आया, π/2 से 3π/2 में माइनस आया, 3π/2 से 2π में f' का मान पॉजिटिव है। तो जहां जहां पॉजिटिव होता है वो इंटरवल तो कैसा हो जाता है आपका, वर्धमान, और जहां जहां नेगेटिव होता है वो इंटरवल कैसा हो जाता है, हास्यमान। तो जो वर्धमान अंतराल होगा आपका इस इंटरवल के लिए, तो 0 to कितना होगा, π/2 यूनियन 3π/2 से कितना होगा, 2π, और जो हास्यमान अंतराल होगा आपका बेटा वो होगा π/2 से 3π/2। तो ये कहानी थी बेटा, जो फंक्शन दे रखा था जिसमें आपको वह इंटरवल ज्ञात करना था जिसमें फलन वर्धमान और क्या हो, हास्यमान हो। तो देखो बेटे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) = x³ + 1/x³ x0 = 0 से प्रदत्त फलन वर्धमान और दूसरा क्या है, हास्यमान। वही सेम क्वेश्चन है, वही अपन से क्या पूछा है इसमें, अंतराल। कौन सा अंतराल, एक तो वर्धमान होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, हास्यमान होना चाहिए। तो अंतराल ज्ञात करना है तो पहला काम आपका क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा है f' ज्ञात करें, बराबर 0 रख के पॉइंट निकाले और उन पॉइंटों पर देखे कहां तो ये पॉजिटिव रहता है कहां नेगेटिव रहता है। और उसने ऑलरेडी कहा है कि x0 = 0, यानी कि x का मान क्या शामिल नहीं करना है, 0 को शामिल नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में जो भी फंक्शन बेटा वो आपको दिया है उसको लिखो। तो f(x) = अपन को दिया x³ + 1/x³, तो लिखा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f' जब करोगे तो x³ का तो हो गया आपके पास 3x²। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 1/x की तरह बिहेव कर रहा है। 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x²। तो x की पावर कितना हो गया, 6, बट x³ जिसको x पढ़ा है, किसको पढ़ा था, x³ को, वो कितना हो गया, 3x²। तो f' = आ गया 3x², और ये माइनस का 3/x की पावर कितना आ गया, 4, यानी कि ये आपका f' आ गया। और कल को बेटा अपन को इंटरवल चाहिए तो यानी f' को क्या करना पड़ेगा, बराबर 0। तो नाउ f' = क्या रखोगे, 0। तो क्या कहानी बनेगी, 3x² माइनस का 3/x की पावर 4 = 0। एलसीएम लेंगे x की पावर 4, तो क्या आएगा, 3x की पावर 6 - 3 = 0। तो देखना बेटा कि x का मान क्या तो नहीं हो सकता, 0, यानी कि x0 = 0, x 0 शामिल नहीं हो सकता। तो अब यहां से देखो 3x की पावर 6 - 3 = 0, तो 3x की पावर 6 = 3, तो x की पावर 6 = कितना आ गया, 1। तो अब इसको क्या मान सकते हो, x² का होल क्यूब = 1। तो x² = 1 की पावर कितना, 1/3। तो x² = 1 का घनमूल निकालेंगे, अगर क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखो x² = 1 आया है, तो x = √1, तो x प्लस माइनस कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया बेटा, कि x के दो मान आ गए +-1 और x ≠ 0। लेकिन इंटरवल के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में कांतिक बिंदु तो चेक करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में इसकी स्थिति क्या रहती है। सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल नहीं करना है, 0 को शामिल नहीं करना है। तो आपके पास जो पॉइंट आए x +- का कितना आया, 1। तो देखो बेटे, जब अपन को वर्धमान देखना है तो क्या करेंगे कि ये आपकी कोई रियल लाइन हो गई, ये नेगेटिव इनफाइनाइट हो गया आपका, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट हो गया, ये आपका आ गया -1, ये आपका आ गया 1 और यहां अपन ने क्या मान लिया, 0। अब बेटे आपको f' में मान रखने हैं और f' आया क्या है अपने पास, ये देखो आप 3x की पावर 6 f' आया 3x² - 3/x की पावर 4। f' जो अपने पास आया है 3x² - 3/x की पावर 4। अब इन इंटरवैल्यों के बीच के यानी कि 1 का नेबरहुड देखेंगे, इसके जस्ट बड़ा इससे जस्ट छोटा 1 और 0 के बीच का, और अपन देखेंगे कि f' जो आपको वैल्यू देता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव। जहां नेगेटिव देगा उस इंटरवल में फलन कैसा हो जाएगा, हास्यमान, और जहां पॉजिटिव वैल्यू देगा वहां इंटरवल में फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान। तो देखते हैं बेटा 1 से बड़ा मान रखते हैं इसमें, 1 से क्या रखते हैं, बड़ा मान।
तो देखो बेटो कि जैसे जैसे 1 से बड़ा मान रखते जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी। इसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, छोटी। जैसे मान लीजिए आपने 2 रखा, 1 रखा तो -3 आया, और यानी कि 1 रखा 3 - 3 क्या, 0। तो 1 को तो शामिल करना ही नहीं है, 1 से बड़ा क्या आओगे, 2। तो 2 की पावर जब 4 लिखोगे, 2 की पावर क्या लिखोगे, 4, तो 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया, 8। 8 का भाग 3 में देंगे तो वैल्यू यानी कि 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव। अगर आपने 3 रखा तो जैसे जैसे हर का मान बढ़ता जाएगा इस पूरे की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे यहाँ हर का मान बढ़ाओगे 1 से 1 2 3 4 5, तो ये 3/x की पावर 4 बहुत छोटा होता जाएगा। जिसका मान जितना बढ़ेगा हर का, इस पूरी वैल्यू का मान उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि ये आपको कैसी वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव। अब 0 और 1 पे देखते हैं, किस पे देखते हैं, 0 और 1 के भी। और 0 और 1 के बीच में कौन आता है, 0.5 आता है। कौन आता है, 0.5। 0.5 भी ले लो, 0.1 भी ले लो, जो मर्जी आए वो आप मान ले सकते हो। तो 0.1 भी ले, वो 0 और 1 के बीच में अपन ने ले लिया। जैसे मान लीजिए 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.9 तक आप कुछ भी मान ले लें इसके वैल्यू बीच की। तो मान लीजिए आपने 0.1 लिया, कल को कितना लिया, x का मान 0.1, और जब यहां रखोगे तो 3 × 0.1 × 0.1, चलो 5 से करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। x इक्वल टू कितना ले लिया, 0.5, तो 3 × 0.5 का यानी कि 5 × 5 करेंगे 25, तो कितना 0.25 माइनस 3 देखना बेटे कि 0.5 की पावर 4, 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 × 5 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 25 पंजो 125, और फिर किया तो कितना 625। लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी, 4 अंकों के बाद। तो ये पॉइंट हुआ। तो ये 25 75, तो 0.75, तो ये हुआ माइनस। अब यदि यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 4 0 ऊपर आएंगी, और उसमें किसका भाग दे दोगे, 625 का। तो 30,000 में 625 का भाग दोगे तो कुछ तो बड़ी वैल्यू आएगी, 2 3, यानी कि 625 को अगर ऐसे भी देखें तो 36 18 6 चौका 24, लगभग 4 पॉइंट कुछ तो आएगा, या 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, 3 तो आएगी ये वैल्यू। तो यानी कि ये तो 0.75 और ये माइनस का 4 या माइनस का 5, पूरा भाग देके चेक कर ले, पर लगभग अपन देख रहे हैं कि वैल्यू 4 तो जाएगी। अब 4 जाएगी तो इसका मतलब 0.75 में से ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, तो घटाओगे तो ये मान कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। अब अपन -1 और 0 के बीच में आए, -1 और किसके बीच में आए, 0 के बीच में। अब इससे छोटी वैल्यू कैसी आती रहेंगी, नेगेटिव। जैसे -1 है और 0 है, तो माइनस कितना लिख सकते हो, 0.1, माइनस कितना लिख सकते हो, 0.2, ठीक है। तो ये यानी कि माइनस का 0 पॉइंट कितना भी ले सकते हो, 5। अब वही -0.5 लोगे तो देखिए कहानी कैसी बननी है कि जब -0.5 रखोगे तो ये तो कैसा ही आना है, माइनस का स्क्वायर होके पॉजिटिव ही आना है। कैसा आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव। अब ये माइनस को ऑलरेडी कैसा बना देगा, पॉजिटिव, और ये माइनस है ही, वही बड़ी संख्या किसकी हो जाएगी, आपकी नेगेटिव। तो यानी कि ये इंटरवल भी आपको कैसा ही मिलेगा, नेगेटिव। अब अगर अपन देखते हैं -1 से छोटी वैल्यू देखते हैं, -1 से क्या देखते हैं, छोटी वैल्यू। अब जैसे जैसे -1 से छोटी वैल्यू देखोगे कि -2 देखा, -3 देखा, -4, तो जब इसमें रखोगे तो स्क्वायर के कारण प्लस है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, और ये भी 4 है, पावर सम है, तो माइनस को क्या ही कर रहा है, प्लस कर रहा है, और प्लस कर रहा है। तो ये जैसे जैसे हर बढ़ेगा बेटा, तो इस पूरे की वैल्यू कैसी होती जाएगी, छोटी। जैसे जैसे यहां स्क्वायर करोगे नंबर का केवल, तो ये वैल्यू बढ़ेगी बहुत। जैसे 2 आया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, 9 होगा। तो ये उससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हर का मान आप संख्या में बढ़ाते जाओगे तो उस पूरी वैल्यू का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और घटता जाएगा का मतलब ये तो आपका बड़ा मान हो गया पॉजिटिव, और ये बहुत छोटा हो गया जो क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव गया तो ये कैसा बचेगा, आपका पॉजिटिव। तो बेटा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में तो फलन आपका कैसा है, वर्धमान, और इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फलन आपका कैसा है, हास्यमान। तो लिख दें, वर्धमान में तो क्या होगा, -∞ to -1,
यूनियन 1 टू कितना आ गया, इनफाइनाइट। अब वैसे तो आप देख रहे हैं कि -1 से 1 में आपको कैसा ही मिल रहा है, हाशमान। -1 से 1 में कैसा मिल रहा है, हाशमान। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, कौन, 0, जिस पर यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या हो रहा है, 0। और एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है तो ऐसी स्थिति में अपन यानी कि प्रॉपर नहीं कह सकते निरंतर वर्धमान है, निरंतर हाशमान है, क्योंकि सवाल में कहा है वर्धमान और हाशमान। तो देखो बेटा, तो 0 को आपको शामिल करना नहीं था, इसलिए आपको इंटरवल में दिखाना पड़ा। तो जब हाशमान को लिखोगे तो क्या होगा, -1 to 0 यूनियन 0 to 1। तो बेटा ये जो इंटरवल है इसमें आपका फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, और ये जो इंटरवल है इसमें फलन आपका कैसा होगा, हाशमान होगा। अगर आप डायरेक्ट लिखते कि भाई अपने पास तो पॉइंट x इक्वल टू +-1 आया है, तो आप -1 यहां दिखाते, 1 यहां लिखाते, पॉजिटिव इनफाइनाइट और कहां चले जाते, नेगेटिव इनफाइनाइट। फिर एक पॉइंट की स्थिति बीच में -1 से 1 के बीच में आप क्या रखते, 0 रखते, और 0 रखते ही एफ डैश एक्स बराबर तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एफ डैश एक्स जो अपने पास है यही है बेटा। और एफ डैश एक्स में जैसे 0 रखा, ये 0 रखा, ये इनफाइनाइट हो गया, यानी फंक्शन ही क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। यानी कि उस पॉइंट 0 को आपको दिखाना होगा और उस इंटरवल में शामिल नहीं करना होगा कि आप 0, -1 और 0 तक जाएं तो भी आपका फलन एफ डैश एक्स 0 यानी कि छोटा ही रहेगा, और 0 से अगर 1 भी चले जाएं जिसमें 0 शामिल नहीं है तो भी आपका एफ डैश एक्स कैसा ही होगा, छोटा होगा। तो मीनिंग -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट आपका फलन कैसा है, वर्धमान। और -1 से 0 यूनियन 0 to 1 में आपका पूरा क्या है, हाशमान, जिसमें आप किसको शामिल नहीं कर रहे हो, 0 को। और वैसे जो भी पॉइंट आपके आते हैं उनको कभी भी शामिल नहीं करते, अर्थात कौन से इंटरवल का उपयोग करते हैं, ओपन इंटरवल का। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा काफी अच्छा सवाल है, इलिप्स से रिलेटेड सवाल है, और आपके किस में पूछा है, मैक्सिमा मिनिमा में पूछा है आपको कि दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का क्या है, एक सिरा। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्या चाहिए, महत्तम क्षेत्रफल चाहिए। और महत्तम का मतलब मैंने आप लोगों को कहा है कि क्या होता है, मैक्सिमा। कि कोई इलिप्स है, जूनियर में आपने इलिप्स के बारे में पढ़ा होगा, दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ा होगा बेटे, कि दीर्घवृत्त जो आपका होता है और उसके अंदर क्या बन रहा है, आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और उसका क्षेत्रफल आपको कैसा करना है, महत्तम। तो देखिए बेटो, तो दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म जूनियर में आपने पढ़े होंगे कि x² / a² + y² / b² = 1 जो होता है आपका एक इलिप्स का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसकी दो कंडीशनें होती हैं, या तो a > b हो या b > a हो। तो यानी कि अपन को कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब a > b मान सकते हो, b > a मान सकते हो, लेकिन अपन हमेशा दीर्घवृत्त को कौन से अक्ष पर बनाए, x अक्ष पर, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखना बेटा कि पहले तो बात को समझो कि एक दीर्घवृत्त जिसका समीकरण x² + a² + y² b² = 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का क्या एक सिरा है। तो यानी कि बेटा आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मान लीजिए ये आपका दीर्घवृत्त है, ये आपका क्या है, दीर्घवृत्त, जिसमें मैंने a > क्या माना है, b। अब उसने कहा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का क्या है, एक सिरा है। तो ये दीर्घ अक्ष का सिरा अगर आप देखें तो ये होता है बेटा a,0, अगर आपने पढ़ा हो तो ये होता है आपका 0, b। ऐसे ये होता है आपका 0, -a, और ये होता है आपका 0, -b। ये दीर्घवृत्त होता है। अब दीर्घवृत्त में यानी कि यहां कोई समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है जिसका एक सिरा, जिसका ये एक सिरा जो है किसका शीर्ष है, दीर्घवृत्त का शीर्ष है। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल कैसा सिद्ध करना है बेटो, इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको कैसा सिद्ध करना है, महत्तम। कैसा सिद्ध करना है, महत्तम।
और महत्तम के लिए आप पढ़े हैं, वही मैक्सिमा और मिनिमा को आपने पढ़ा है कि अगर कल को मुझे किसी भी चीज को महत्तम करना है तो उसका अवकलन करेंगे, बराबर 0 रख के पॉइंट ज्ञात करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, उस पॉइंट को चेक करेंगे, पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाना चाहिए, सेकंड ऑर्डर लेस देन 0 हो जाना चाहिए, तो अपन कहेंगे इस पॉइंट पर आपका जो फलन है वो कैसा है, उच्चिष्ट है। तो अब यहाँ आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बेटा आपने देखा होगा कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और इसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अगर मैं दीर्घवृत्त की बात करूं तो ये क्या होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और ये जो होगा वो क्या होगा, a cos थीटा कॉमा माइनस का b sin थीटा, कि जो a के शीर्ष होंगे यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी है आपकी, a cos थीटा, और यहां से यहां तक जो ये दूरी है कितनी है, b sin थीटा। ऐसे यहां से यहां तक x अक्ष तो कैसा है, पॉजिटिव, बट y अक्ष कैसा आ गया, नेगेटिव। तो ये यानी कि इसके शीर्ष हो गए, यानी कि अपन ने इसका कोई भी नाम दे दिया कि ये a है, ये b है, और ये पॉइंट क्या है, c। तो बेटा अपन इस समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि देख पा रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इसके अपन ने क्या मान ली, बराबर मान ली। तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको कैसा सिद्ध करना है आपको, उच्चिष्ट महत्तम। तो यानी कि सबसे पहले जिस भी चीज को उच्चिष्ट और निम्न सिद्ध करना है उसको देखो। तो त्रिभुज एबीसी का, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और उसको क्या माना है, एस। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकले कि अपन को क्या पता चल जाए, एक तो इसमें ये आधार पता चल जाए ये, और एक यानी कि ये आधार क्या, ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गया, आधार। तो क्या होगा, 1/2 आधार, आधार तो क्या है इसका, BC, और ऊंचाई यहां कोई पॉइंट क्रिएट कर देता हूं बेटा, और वो क्या कर दिया, D, तो क्या है, AD। तो अगर कल को मुझे इस क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, मीनिंग मुझे एक तो किसका मान पता होना चाहिए, BC का, किसका मान पता होना चाहिए, BC का, और एक किसका मान पता होना चाहिए, AD का। अब देखो आपको सवाल में क्या तो गिवन है, क्या क्या चीजें ज्ञात है, क्या चीज आपको ज्ञात करनी है। तो मुझे चाहिए BC, यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस। तो अपन को पता है यहां से यहां तक कितना है, a cos थीटा, है कि नहीं है, और यहां से यहां तक, ओहो, यहां से यहां तक है a cos थीटा, यहां से यहां तक कितना है, b sin थीटा, और यहां से यहां तक भी कितना है, b sin थीटा। डिस्टेंस की बात करें तो वो कैसा ही होगा, पॉजिटिव। यानी कि आप इजीली देख पा रहे हैं कि आपका जो BC है, क्या है, BC, कि यहां से यहां तक कितना है, b sin थीटा। डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक सेम है वही डिस्टेंस, तो b sin थीटा मिलकर कितनी हो गई, 2b sin थीटा। यानी कि अपन को क्या तो मिल गया, BC। अब बात करते हैं बेटे किसकी, AD की। तो इतने मान के लिए देखना, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त में यहां से लेके ये पूरी जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, A, दीर्घवृत्त का शीर्ष a, 0, और आपको पता है कि यहां से यहां तक ये कितना है आपका, a cos थीटा। तो देखना बेटा लिख रहा हूं, OA बराबर स्मॉल a, और OD बराबर कितना, a cos थीटा। देखना बेटा समझना, OA यहां से यहां तक ये दीर्घ अक्ष का शीर्ष है, a, 0, अर्थात ये दूरी जो है कितनी है, a, और यहां से यहां तक की जो x अक्ष की दूरी है वो कितनी है, a cos थीटा, और यहां से यहां तक की आपने क्या मान रखी है, b sin थीटा। तो यहां से यहां तक की जो OD है वो आपके पास है a cos थीटा। अब मुझे तो चाहिए क्या, AD, क्या चाहिए, AD। अब ये इतनी सी दूरी कैसे निकले कि OD में से वो OA में से किसको घटा दे, OD को, OA में से किसको घटा दें, OD को। तो AD इक्वल टू OA तो कितना है आपका, कंप्लीट A, और OD कितना है आपका यहां से यहां तक, a cos थीटा। तो AD इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, A, और क्या लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा। अब देखो बेटे काम खत्म हो गया आपका, जो भी सवाल था कि आपको 1/2 BC चाहिए, तो BC b sin थीटा कितना हो गया, 2b sin थीटा। AD, तो AD आपने निकाल लिया, A1 माइनस cos थीटा। तो क्षेत्रफल S बराबर जो होगा 1/2 आधार। तो ये रहा आधार त्रिभुज का कितना,
BC, और BC का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी 20 sin थीटा, यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी है 20 sin थीटा, तो कितना हो गया 2B sin थीटा इनटू क्या चाहिए आपको, ये वाली दूरी AD, और AD कितने निकाल ली A1 माइनस कॉस थीटा। अब देख पा रहे हैं बेटा इजीली अपन कि आपका जो S है, S क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो पूरा किस में चेंज हो गया, एक वेरिएबल थीटा में, यानी कि इस S का किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, थीटा के रेस्पेक्ट। तो पहले कुछ कैंसिल होता है तो करो, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या होगा AB साइन थीटा 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा, यानी कि ये S आपका बन गया AB साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसका वही आपको अवकलन करना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बराबर 0 रख के, यानी कि पॉइंट ज्ञात करना है। पॉइंट ज्ञात करने के बाद दोबारा अवकलन करना है, उस पॉइंट को देखना है, और पॉइंट को देखने पर ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी सेकंड ऑर्डर का नेगेटिव। तो देखते हैं बेटा, जो आपका S आया है वो आया है AB साइन थीटा डॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसको करने के दो तरीके, कि आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या AB को बाहर लेकर। तो देखो बेटे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब वेरिएबल थीटा है, तो ds बाई डी थीटा इक्वल टू AB तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो बाहर ही रखो, एक तो साइन थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा, कितने फलन है 2, u डॉट v से साइन थीटा ऐसे क्या ऐसे 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी कि प्लस का क्या हो गया साइन थीटा, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे क्या ऐसे, और साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे कॉस थीटा। तो देखो ds बाई डी थीटा इक्वल टू AB क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, करो मल्टीप्लाई, प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे तो देखिए बेटे आवाज चली गई थी, सेल डाउन हो गए थे। तो देखना बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रखा और प्लस का क्या लिख दिया कॉस थीटा, तो ds बाई डी थीटा इक्वल टू AB, इन दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूं क्या माइनस, तो जैसे ही कॉमन लूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या है कॉस थीटा। तो देखना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है किसकी कॉस थीटा की, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उनमें से पहली आइडेंटिटीज कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ds बाई डी थीटा इक्वल टू AB माइनस का कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि ds बाई डी थीटा आपके पास ये समीकरण आ गया। अगर अपन को पॉइंट चाहिए तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या बेटे हो ds बाई डी थीटा को क्या होना पड़ेगा 0। तो देखो बेटा AB माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो देखना बेटा AB कांस्टेंट वैल्यू, इधर को भाग देंगे तो ये तो क्या हो गया 0, माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस कॉस 2 थीटा इधर को गया तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू केवल क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखना बेटे
अगर मुझे एंगल का मान निकालना है तो ये cos 2 थीटा है, ये cos थीटा है, तो ऐसे तो आप देखोगे cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो ऐसे तो फिर 2 थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा, और 2 थीटा बराबर थीटा का, तो यहां से मान निकालने के दो तरीके हैं अब आपके पास। एक तरीका तो क्या है कि ये cos है तो cos 2 थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर लें, cos थीटा में चेंज कर लें। तो cos 2 थीटा बराबर क्या पड़ा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। प्लस का cos थीटा को इधर कोई ले आओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटे इजीली अपन देख पा रहे हैं कि कॉस जो थीटा है आपका वो कैसे फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप छोटा कर ले, लेट कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ो, x, और अच्छे नजारे आएंगे क्या, कॉस थीटा को x पढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखो बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यानी कि इजीली देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने बना दिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो माइनस एक्स के ऐसे दो टुकड़े अपन को करने हैं कि जोड़े तो माइनस का x आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का तो 2x और प्लस का x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दो के जोड़े जैसे ही बनाए तो 2x अपन ने कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 और कितना x माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/2 और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1। अब अपन ने x माने किसको थे, किसको माना था, cos थीटा को। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 और यहां देखें तो cos थीटा इक्वल टू कितना, 1, यानी कि आपके पास थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। तो देखना बेटा अब 2 वैल्यू आएंगी तो आपने जो ट्रायंगल की स्थिति देखी है, ये ट्रायंगल है आपका, यानी कि आपको थीटा के कितने मान लेने हैं, 2। कि cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 आपने लिखा, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos 1/2 कहां पर होता है बेटे, बोलो, पाई बाई कहां पर, 3 पर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब इसको अपन को पॉजिटिव में लाना है तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, पाई/3, कि cos 180 माइनस थीटा माइनस क्या ही होता है, cos थीटा। cos से cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आपके पास क्या कहानी आ गई, 2π/3 की कहानी आ गई बेटा। कि एक तो आपने थीटा का मान कितना निकाल लिया, 2π/3। वैसे अभी तो एक मान और निकल सकता है, कितना, कि cos थीटा नेगेटिव, और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये तो वैल्यू अभी कौन से की ही आई है, सेकंड के, थर्ड के लिए इसको क्या कर दें प्लस, तो कितना 4π/3 भी होगा। अब इससे देखें अगर अपन, तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा का मान 1 कहां पर होता है, या तो 0 पर पॉजिटिव या फोर्थ क्वाड्रेंट पाई पर। तो या तो यानी कि थीटा इक्वल टू आप क्या लें, 0, और थीटा इक्वल टू अगर आपने 0 ले लिया, एंगल का मान यदि कल को आपने 0 ले लिया तो आपका वो ट्राइंगल क्रिएट ही नहीं होगा। तो यानी कि आप 0 तो पॉसिबल कर नहीं सकते। तो cos कितना लिख दें, 2π, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2π 360। ठीक है, तो यानी कि आपको ये दो जो कोण आए हैं, थीटा इक्वल टू 2/3 और थीटा इक्वल टू 2π, यानी कि दो एंगल। और मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा था बेटा इससे, कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा है, तो हम डायरेक्ट इससे भी मान निकाल सकते हो। और वो मान कैसे निकाल सकते हो, कि आपको दे रखा है cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो इसको ऐसे मान में तोड़ दो ताकि cos थीटा ही रहे। कैसा रहे, cos थीटा ही। तो यानी कि अगर इसके लिए देखें अपन, कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos
2 पाई प्लस कितना थीटा, कि 360 प्लस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा कर लो, 2 पाई माइनस थीटा। तो देख पा रहे हैं cos 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो यानी cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस क्या हो गया थीटा, तो माइनस थीटा इधर को आया तो 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, और थीटा का मान जब निकालोगे तो 2 पाई बाई कितना चमक गया बेटा 3, और यहां से भी अपन देख पा रहे थे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई। तो आप चाहो तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, और चाहो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो इजी प्रोसेस यही है, आप चाह रहे होंगे कि इसी को उपयोग करें, तो आप देख ले बेटा, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको कि आपके पास जो कंडीशन बनकर आई थी वो ये आई थी कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो देखो बेटा cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा है, अपन को थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा लिखा। अब cos थीटा को क्या रूप दे सकते हैं दूसरा इसका, यानी कि चेंज क्या कर सकते हैं ताकि cos थीटा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो cos थीटा को मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन पढ़े हैं कि cos कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो cos से cos अपन ने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो इधर को तो बचा 2 थीटा, इधर को बचा 2 पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर को आया तो 2 पाई में 2 थीटा में थीटा ऐड किया तो कितना हो गया 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, और थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने 2 पाई बाई 3, यानी इजीली अपन ने चमका दिया कि जो थीटा आना है वो कितना आना है 2 पाई बाई 3, यानी कि वह पॉइंट जिस पर अपन ये बता पाए कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होना है, तो वो पॉइंट कितना है 2 पाई बाई 3। तो आप चाहो तो इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो तो इस शॉर्टकट प्रोसेस को भी अपना सकते हो। तो बेटा अभी तो अपना काम हुआ है पॉइंट का कि थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 अपने पास आया है। इस पॉइंट पर देखना है सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन आता है वो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव, और जब सिद्ध करवाए कि क्षेत्रफल महत्तम होना चाहिए तो 100% कैसा आना है, नेगेटिव आना है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि आपका जो ds बाई डी थीटा जो आया था वो कितना आया था। तो ds बाई डी थीटा बेटा अपने पास जो आया है ab माइनस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा अपने पास आया है ds बाई डी थीटा इक्वल टू ab माइनस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। तो देखते हैं बेटो, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो करोगे तो d2s बाई डी थीटा स्क्वायर, क्या ए बी तो कांस्टेंट वैल्यू छेड़ो ही मत, माइनस है cos 2 थीटा का बोलो माइनस प्लस, तो साइन 2 थीटा बट 2 थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, cos थीटा का बोलो, cos थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। तो देखो बेटे d2s बाई डी थीटा स्क्वायर, थीटा इक्वल टू कितना चमका था अपने, थीटा चमक रहा है 2 पाई बाई 3, तो रखो 2 पाई बाई 3। तो देखना बेटा ए बी 2 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, तो ए बी 2 पाई बाई 3 कितना 120, और 120 को 2 से गुणा करोगे, 120 को देखना बेटा साइन 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है 120 डिग्री, और 120 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 240, यानी कि साइन 240। ठीक है, अब 240 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो वैल्यू कैसी देना है नेगेटिव, कैसे देना है नेगेटिव। तो निकाल ही लो आप, साइन 180 प्लस कितना लिखना पड़ेगा 60, और 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव, और 180 में चेंज है नो चेंज, नो चेंज, तो माइनस का कितना 60, और माइनस 60 का मान √3/2 माइनस का, और उसको भी किससे गुणा किया 2 से, तो लिख देता हूं माइनस का √3/2 माइनस साइन 120, तो साइन 120 का मान कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2, और निकाल लो साइन 120,
तो साइन 90 प्लस कितना लिख दो 30, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव बट 90 में कैसा चेंज, तो माइनस का कितना कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है माइनस √3/2, तो यही हो गया आपका कितना पॉजिटिव है बेटा। तो देखो ये माइनस था तो माइनस का √3/2, तो क्या देखा ए बी 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3 और माइनस का कितना √3/2, तो बेटे देख पा रहे हैं ये भी नेगेटिव है और ये भी कैसा है नेगेटिव, यानी बाहर किसका साइन ले लें आप माइनस का, ए बी √3 प्लस कितना √3/2, तो यानी कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है बट बाहर क्या है माइनस का साइन है, मीनिंग d2s/d2 थीटा इक्वल टू 2π/3 लेस देन क्या हो गया 0, और लेस देन 0 का मीनिंग यानी कि इस पॉइंट पर जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसा है बेटे महत्तम है। तो देखो बेटा नेक्स्ट, अगली कहानी दी है कि आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। अब सवालों को समझना है, इन थ्योरेटिकल सवालों में क्या चीज तो गिवन है, क्या चीज अपन को डिफाइन करनी। तो जैसे ही मैंने सवाल को पढ़ा, आयताकार आधार की कोई टंकी है, उसका आधार कैसा है आयत के आकार का है, दीवारों की 2 मीटर गहराई और जो दीवारों की ऊंचाई है वो कितने मीटर की है 2 मीटर की, और 8 मीटर क्यूब आयतन की, यानी आयतन गिवन है कितना है उसका 8 मीटर क्यूब की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है, यानी कि उसके ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए एक टंकी नहीं होनी चाहिए, वो ढक्कन नहीं होना चाहिए। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से और दीवारों पर 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के व्यय आता है, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या होगी, कि यानी कि आपको खर्चे को कैसा दिखाना है निम्नतम। तो निम्नतम के लिए बेटे एक टंकी को जो आपको निर्माण करना है उसके लिए एक तो धरातल चाहिए, आपको उसकी छत चाहिए नीचे की, और यानी कि बिना ढक्कन की बनानी है तो ऊपर वाली छत से कोई लेना देना नहीं है, और कितनी दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी अपन को 4 दीवारें। तो मान लीजिए कि ये अपना धरातल है, ये अगर अपन देखें आयताकार दीवार और आधार कैसा है, तो उसने कहा आयताकार आधार, जो टंकी का नीचे का सिरा है वो कैसा है आयताकार, ये भाई टंकी का नीचे का सिरा है आयताकार, और कहा है कि ढक्कन की टंकी, और अब अपन ने मान ली कि इसकी लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, चौड़ाई कितनी है y, ये तो इसका क्या है आधार है नीचे का, लंबाई और चौड़ाई। अगर अपन एक एक चीज की बात करें कि एक आयताकार दीवार 2 मीटर गहरी, और यानी कि जो दीवारें हैं बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है, यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए तो 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों के लिए 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो बेटा आपको जो पूरी टंकी का निर्माण करना है उसके लिए 4 तो दीवार चाहिए और एक क्या चाहिए आधार, यानी कुल मिला के कितनी बात चाहिए 5। अब देखना, मान लीजिए अगर अपन इसको ऐसे डिफाइन कर दें, कि इस तरीके की आपकी टंकी है, ये इसका ये आधार है, इस टंकी का ये क्या है आधार है, और ये जो आधार है वो कैसा है आयताकार, यानी कि इसकी लंबाई को तो अपन ने क्या मान लिया x और चौड़ाई को क्या मान लिया y। ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब उसने कहा कि ये 4 दीवार, एक दीवार तो ये खड़ी हुई है, एक दीवार ये खड़ी हुई है, एक दीवार ये खड़ी हुई है, यानी एक तो ये दीवार रही, ये वाली दीवार, ठीक है, एक दीवार ये रही इसकी, ठीक है, 2 तो ये साइड की हो गई और एक ये वाली दीवार रही और एक ये वाली सामने ये फ्रंट रहा, 4 दीवार। अब ये जो गहरी है वो कितनी है 2 मीटर, कितनी गहरी है 2 मीटर। अब यदि कल को मुझे इसकी छत का क्षेत्रफल चाहिए, किसका क्षेत्रफल चाहिए छत का,
उसको मैंने माना S1। तो छत जो नीचे की छत है, ऊपर की तो है ही नहीं, खुली हुई है, तो नीचे की छत है जो यानी कि आयत के आकार की, यानी ये इसकी लंबाई हो गई x और ये इसकी हो गई चौड़ाई y। तो क्षेत्रफल हो गया क्या, एक्स वाई। अभी सभी का अपन क्षेत्रफल निकाल लेते। अब अगर मैं इस दीवार की ये वाला फ्रंट और इधर को ये वाला, यानी कि एक फ्रंट तो ये रहा और एक फ्रंट ये रहा, अगर इन दोनों दीवारों की मैं बात करता हूं तो इसमें एक तो ये शामिल होगा, ये लंबाई, और इसमें ये एक चौड़ाई शामिल होगी। अब ये शामिल होगा तो ये तो कितना है इसका 2 और ये कितना है इसका y। तो एक दो दीवारों का क्षेत्रफल यानी दोनों सेम रहेंगी। अगर अपन एक दीवार के कमरे की बात करें तो ये इधर की दीवार और इधर की दीवार सेम, सामने की दीवार और ये दीवार कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। तो देखो बेटा, अगर कल को मुझे इस दीवार का और इस दीवार का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। लेकिन ऐसी कितनी दीवारें हैं, दो। तो दो दीवारें हैं तो दो दीवारों का क्षेत्रफल S2 सीधा नाम दे दिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना, 2, और लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है y। तो टोटल कितना बनेगा बेटा 4y। फिर से देखना बेटे कि एक दीवार ये रही तो ये कितने की हो गई, ये तो 2 हो गया और ये y हो गया तो कितना 2y। ऐसे ही ये इस दीवार की तो ये y हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 2y। 2y प्लस 2y कितना हो गया 4y। तो उसको चाहे ऐसे लिख दो। अब बात आती है एक तो ये वाली दीवार सामने की, ये वाली दीवार, और एक इसके पीछे कौन सी दीवार, ये दीवार। अब जब इस दीवार की आप बात करोगे सामने वाले की, तो देखना ये तो इसकी लंबाई कितनी है x, ये इसकी चौड़ाई कितनी है 2। तो यानी कि जो फ्रंट की दीवार अन्य दो दीवारों का क्षेत्रफल उसको दे दिया S3। तो इसके लिए ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। चौड़ाई कितनी, गहराई है 2, तो कितना 2, तो दो दीवार है और कितना हो गया 2x। तो S3 जो आया कितना आ गया बेटा 4x। तो यानी कि टंकी को संपूर्ण टंकी का क्षेत्रफल, संपूर्ण टंकी का क्षेत्रफल S मान लिया, और वो क्या S1 प्लस S2 प्लस क्या S3। तो S इक्वल टू S1 का मान तो कितना है XY प्लस S2 का मान कितना है 4y और इसका मान कितना आया है 4x। अब ये आपने चारों दीवारों का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल, और उसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसमें चारों दीवार भी शामिल है, दो दीवार ये रही, दो दीवार ये रही, ये इसका क्या हो गया, टंकी का धरातल हो गया, और वो समीकरण ये आया। अब इसका जो यानी कि फिर आगे भी कहा है उसने, यदि टंकी के निर्माण के लिए आधार के लिए अलग से खर्चा है बेटा, अभी रुको एक मिनट, आपसे कहा गया है कि यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से खर्चा, तो आधार बनाने का खर्च, आधार बनाने में खर्च एक्सपेंशन E1 माना। तो टोटल यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना था XY, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगता है 70 रुपए। तो XY मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 70 XY। अब देखिए इस दीवार और इस दीवार यानी कि दीवारों के लिए कंप्लीट कितना है 45। तो दीवारों को बनाने में लगा खर्च, दीवारों को बनाने में लगा खर्च E2। तो देखो बेटे 4x 4y 45 से गुना होगा। ये खर्चा आ गया कि ये तो टोटल खर्चा आया क्या चारों दीवारों का, और ये खर्चा आया उसका धरातल बनाने का। तो कुल खर्च E1 प्लस क्या हो गया E2।
तो E इक्वल टू अपन ने देखा 70xy प्लस 4 कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो कितना हो जाएगा 180x प्लस वाई। यानी कि ये कहानी आ गई खर्चे की, क्योंकि जिस भी चीज के लिए जाना है तो उसने कहा है कि निम्नतम खर्च कैसा होना चाहिए, निम्नतम, यानी खर्चे को निम्नतम दिखाना है। यानी कि आपको जो इक्वेशन चाहिए वो किसका चाहिए, खर्चे का इक्वेशन चाहिए। खर्चे का इक्वेशन अपन देख पा रहे हैं कि जो टोटल खर्चा आएगा 4 दीवार और उसके यानी कि छत को बनाने का, तो 70xy प्लस 180x प्लस वाई। यानी अब इसका वही सेम प्रोसेस आगे, इसका अवकलन करें, पॉइंट रखें, दोबारा अवकलन करें, पॉइंटों को चेक करें, वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव, अगर निम्नतम खर्च करना है, मिनिमम चाहिए तो बेटा अब जैसे ही अपन अवकलन करने गए समीकरण में, तो अपन को देखा कि कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, 2, या तो x है और y है। यानी या तो ये पूरा मान x में ही होना चाहिए या पूरा ही मान किस में होना चाहिए, y में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सवाल में 100% दे रखी होगी। तो देखो उसने कहा है कि 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी, यानी कोई ढक्कन नहीं है जिस टंकी का, उसका आयतन कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर क्यूब। तो टंकी का आयतन, टंकी कैसे आकार की है, घनाभ के आकार की, अर्थात टंकी का आयतन V इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और वो कितना दे दिया आपको, 8। तो देखना गिवन है ये चीज, यहां बता देता हूं। टंकी का आयतन V बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये 8 दे दिया आपको आयतन। लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, y, और उस टंकी की ऊंचाई गहराई कितनी है, 2। तो जब x y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब जाए तो आप x में मान निकाल ले, चाहे किस में निकाल ले, y में, कि एक्स वाई इक्वल टू 4 है, और एक्स वाई इक्वल टू 4 है, तो चाहे तो x का मान निकाल ले चाहे y का। तो x के रेस्पेक्ट में यदि कल को अवकलन करना है तो किसका मान निकाल ले अपन, y का। तो y बराबर जो आपके पास चमकेगा वो चमकेगा 4/x। तो रख दो बेटा ई में 70x, y के स्थान पर कितना, 4/x प्लस 180x, y के स्थान पर कितना, 4/x। तो देखो बेटा x से x कैंसिल, तो E बराबर क्या, 280 प्लस 180x प्लस 720 डिवाइड बाई कितना, x, यानी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपका ई में एक इक्वेशन आ गया, 280 प्लस 180x प्लस 720x। अब पूरा अपन फंक्शन देख पा रहे हैं किस में है, ई में है, वो x में है, तो इजीली अपन किसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर पाएंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा जो आपका e आया है वो कितना आया है, 280 प्लस 180x और प्लस का 720 डिवाइड बाई x। तो देखना बेटा करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का तो क्या हो गया 0, 180 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, बट x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। अब यहां समझना 720 कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां गई बाहर, 1/x का माइनस का 1/x²। तो वही अगर आपको निम्नतम सिद्ध करना है तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या, डी डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। तो 180 माइनस 720 डिवाइड बाई एक्स बराबर x² बराबर क्या हो गया 0। तो नेगेटिव इधर को गया तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो 720 डिवाइड बाई x² इक्वल टू कितना 180, कैंसिल कर लो, 0 से 0, 18 चौक 72। तो 4/x² इक्वल टू कितना 1, तो x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस का 2, यानी कि x का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 2। अब देख पा रहे हैं कि x के दो मान आए हैं कि x बराबर 2
और x बराबर -2। और x माना क्या है बेटा? टंकी। टंकी का क्या? आधार। और आधार का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, यानी कि लंबाई होती है वो एक तरीके से, लंबाई का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव। यानी x बराबर कितना आ गया? 2। अब इस पॉइंट पर चेक करना है कि उसका निम्नतम खर्च। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2e बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, तो देखना बेटा ये रहा डी बाई, तो 180 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, -720 कांस्टेंट वैल्यू बाहर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? 1/x की तरह। 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर, तो प्लस का x की पावर 4 बट x स्क्वायर का करोगे तो 2x d2e बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0 4 1440 डिवाइड बाई कितना? x क्यूब। अब जो भी पॉइंट आया रखो, d2e बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 2। तो देखो बेटा ऑल वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ऑल वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो d2e डिवाइड बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0। और किसी भी पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर यदि पॉजिटिव आता है तो अपन कहेंगे कि फलन कैसा है? निम्नतम। अब फलन था क्या? एक्सपेंसेस थे कि जो टंकी को बनाने में खर्चा आ रहा था वो कैसा कर दिया अपन ने? निम्नतम। और यही सवाल अपन से पूछा गया था। आगे देखते हैं बेटियों। देखो ये भी काफी अच्छा सवाल है। एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है, जहां k एक अचर है। आपको जो गिवन दे रखा है, मैंने कहा जब भी मैक्सिमम मिनिमा के सवाल हो उनमें देखो कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको सिद्ध करनी है। तो उसने कहा एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग क्या है? k। यानी कि ये चीज गिवन है, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप। ये आपके लिए कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग कैसा होना चाहिए? निम्नतम। तो जो चीज दे रखी है उसको लिखो, जिसको ज्ञात करना है उसको सेकंड टाइम में लिखो और फिर देखो उसमें क्या चीज की आवश्यकता है। तो यानी कि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल कैसे होने चाहिए? निम्नतम। जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की कितनी भी हो? द्विगुनी। यानी कि वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की कितनी होनी चाहिए? दुगनी। यानी कि r बराबर कितना भी सिद्ध करना है? 2x। तो सेकंड बात को तो छोड़ो, पहले तो ये देखो क्या क्या चीज गिवन है। तो बेटा अपन को गिवन है कि एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप। तो अपन मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा x एवं वृत्त की त्रिज्या क्या है? r है। अब देखना वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग। तो वृत्त का परिमाप तो क्या होता है? 2πr प्लस वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। और वो कितना दे दिया आपको? k। तो इसको तो मान लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे जिस भी बात को, यानी कि ये तो गिवन था जो अपन ने लिख लिया। अब उसने आगे कहा जहां के अचर है सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग। तो अपन मान लेते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल S1 एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? S2। तो यानी कि S1 बराबर तो क्या होगा? πr स्क्वायर और S2 बराबर क्या होगा? x स्क्वायर, क्योंकि भुजा x है वर्ग की। तो इनका सम्मिलित क्षेत्रफल S1 प्लस S2 क्या होगा? πr स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 को कोई एक स्पेशल नाम दे देता हूं S, तो वो हो गया πr स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखना किसको, कि दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को मैंने क्या नाम दे दिया? कैपिटल S। अर्थात इसको आपको कैसा सिद्ध करना है? निम्नतम सिद्ध करना है। और ये कैपिटल S निम्नतम तभी होगा बेटे जब आप इसका अवकलन करें, बराबर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बराबर 0 रखें, पॉइंट ज्ञात करें, दोबारा अवकलन करें, पॉइंट को रखें, तो वैल्यू कैसी आ जाए? पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ देखते हैं। लेकिन मैं इसका अवकलन करने जैसे ही गया तो मुझे दो वेरिएबल नजर आ गए, एक तो r में और एक x में। जबकि नियम कहता है कि आप अवकलन करोगे तो या तो r में ही मान होना चाहिए या x में। तो जब भी कोई सवाल में केवल एक ही आकृति दे रखी हो, आकृति के अंदर आकृति नहीं दे रखी हो, तो 100% सवाल में आपको कोई ना कोई बात दी गई होगी। और आपको सवाल में क्या बात दे रखी है ये देखो कि 2πr प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? k। तो यहां इजीली आप किसका मान निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर का। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
वर्ग का परिमाप दे रखा है बेटा ये, और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा, तो 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल टू के। तो यहां से आप चाहो तो किसका मान निकाल ले, x का मान निकाल ले, चाहो तो किसका मान निकाल ले, r का मान निकाल ले। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखना बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल टू के। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा, तो 4x इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, तो x इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना हो गया 4, ले जाके रख दो बेटा s में। तो s बराबर क्या आया आपका पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का कितना हो गया 16। अब देखो पूरा जो फंक्शन है आपका किस में आ गया आर में, यानी इजीली किसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हो, आर के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो ds बाई डी आर इक्वल टू ds बाई डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस, देखो 1/16 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इस पूरे को क्या पढ़े x है, x स्क्वायर का कितना 2x, तो 2 के माइनस 2 पाई आर। अब देखो जिसको x पढ़ा है उसका दोबारा k, तो कैसी वैल्यू कांस्टेंट 0, 2 पाई आर का करेंगे तो कितना माइनस का 2 पाई। तो देखो बेटे कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, 2 8 16, और भी कैंसिल हो रहा है, 2 चौकू कितना 8, तो ds बाई डी आर क्या बचा आपके पास 2 पाई आर, ds बाई डी आर आपके पास बचा 2 पाई आर। और देखते हैं बेटे अब यहां तो क्या k माइनस 2 पाई और माइनस का पाई और डिवाइड बाई 4, तो माइनस का पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4 k माइनस 2 पाई आर। अब अपन को पॉइंट चाहिए, और पॉइंट चाहिए तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या ds बाई डी आर इक्वल टू 0। तो देखो बेटे 2 पाई आर माइनस को इधर कोई ले गया सीधा ही, पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर, कुछ कैंसिल है क्या, पाई से पाई कैंसिल, तो 2r इक्वल टू के बाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/4 से, माइनस का 1/2 पाई आर। अब अपन को तो किसका मान चाहिए, या फिर ऐसे ही कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो 8r इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, आर वाले एक तरफ, 8r प्लस 2 पाई आर इक्वल टू के, क्या कॉमन चमका r, तो 8 प्लस कितना 2 पाई इक्वल टू के, तो r बराबर कितना k अपॉन 8 प्लस कितना हो गया 2 पाई, यानी कि आपने ये पॉइंट निकाल लिया। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू किसके r के, तो क्या d2s डैश बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर का करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 तो है ही आपके पास कांस्टेंट वैल्यू बाहर, k का करोगे तो 0, बट माइनस 2 पाई आर का करोगे तो माइनस का कितना होगा 2 पाई माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 2 पाई। तो आप बेटे देख पा रहे हो d2s बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू कितने पर k अपॉन 8 प्लस 2 पाई पर। देखना ये पॉजिटिव, यानी ऑल वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, और r कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी आपको पूरी वैल्यू कैसी मिली है पॉजिटिव। तो यानी कि d2s डैश बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई इज ग्रेटर देन 0। और इज ग्रेटर देन 0 पर कैसा होता है, कोई भी फंक्शन जब आपका हो तो मिनिमा होता है, और x क्या था सम्मिलित क्षेत्रफल था वृत्त का और वर्ग का, जिसको अपन ने कैसा सिद्ध कर दिया निम्नतम। एक बात तो हो गई पूरी बेटा कि उनका जो सम्मिलित क्षेत्रफल है जब उनका परिमाप दिया गया हो तो वो सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा आएगा न्यूनतम, लेकिन उसने कहा है कि जो वर्ग है
उसकी भुजा और किसकी भुजा में रिलेशन चाहिए, वृत्त की में, वो रिलेशन कैसा चाहिए देखते हैं सवाल में। तो उसने कहा है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की कितनी हो, दुगनी। वर्ग की भुजा जो है वर्ग वृत्त की त्रिज्या की कितनी हो, दुगनी हो। तो देखना बेटे, तो जो भी सेकंड काम करना होता है आपको, उसके लिए हमेशा किसको काम में लेते हैं बेटा, पॉइंट को। और पॉइंट जब भी काम लेंगे तो R इक्वल टू K/8 + 2π, K/8 + 2π। तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना 8R + 2πR = K। यानी कि ये एक रिलेशन अपन ने निकाला और अपन देख पा रहे हैं कि अपन को किस में रिलेशन चाहिए, एक तो x में रिलेशन चाहिए और एक r में रिलेशन चाहिए। यानी इसमें फालतू की बात कौन आ गई, k। यानी अपन को यहां से किसको कैंसिल करना है, k को कैंसिल करना है, तब अपन r में किस में रिलेशन ला सकते हैं, x में। तो जो भी फालतू की चीज है उसको देखो कि ये समीकरण k था कहां। तो सवाल में दे रखा था आपको ऑलरेडी, क्या दे रखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, वो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप का योग कितना है, k। मैं दिखा देता हूं आपको। तो बेटा आपको जो दे रखा था वो ये दे रखा कि यानी कि वृत्त का परिमाप और वर्ग यानी किसके बराबर है, k के। 2πr + 4x = k। तो आपको दे रखा है 2πr + 4x = k, यानी यहां से किसकी वैल्यू पुट कर ले, k की। तो कितना 8r + 2πr = k का मान कितना, 2πr प्लस का कितना 4x। तो देखो बेटा 2πr से 2πr क्या हो गया, कैंसिल। तो 8r = कितना हो गया 4x, 4 दूनी कितना 8, तो x = कितना हो गया 2r। तो यही रिलेशन पूछा था कि वर्ग की जो भुजा है वृत्त की त्रिज्या की कितनी होनी चाहिए, दुगनी। और यही बात अपन ने क्या कर दी है, प्रूव कर दी है। तो बेटा बाकी के सवाल जो भी अब इस एक्सरसाइज मिससेलेनियस में बचे हैं उनको कल के क्लास में अपन देख पाएंगे और बात समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत आपको इन्हीं सवालों का एक बार और प्रैक्टिस करना है, अपनी नोटबुक को तैयार करके रख लेना है।